हाँ जी, चलिए देखिए आज के क्लास में एक्चुअली हम लोग है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो अगला एक बेहतरीन चैप्टर है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये लगभग लास्ट चैप्टर है एंड दैट इज ऑल अबाउट योर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट आप जनरल भाषा में इसी बोलते हैं, जो घर में यूज करने वाला करंट होता है, जो आपके घर को बल्ब और बिजली ये सब जो सप्लाई कर रहा होता है करंट, वो करंट एक्चुअली एसी होता है। देखो जनरली आप जब हाउस होल्ड सप्लाई का बात करते हैं तो हमारे घर में जो इंडिया है, उधर इंडिया में अपनी जितना भी वोल्टेज है जो हम लोग के घर में यूज होता है वो 220 वोल्ट है, और बेसिकली 60 हर्ट्ज का एसी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है ना। अब देखो जैसे इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एसी और डीसी ये दो चीज सबको जानता है। एसी और डीसी अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग भी यूज होता है सबको जगह, लेकिन हम लोग को करंट के अंदर इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या है और किसको एसी और किसको हम लोग डीसी कहते हैं, उन सब के बारे में आज डिटेल डिस्कशन होगा। आपको जहां कहीं भी डाउट्स होगा आप पूछते चलिएगा। जो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं या डिस्कस करने वाले हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है। मैथमेटिक्स के नाम पे इसमें बहुत ही कम एनालिसिस है। बेसिक एनालिसिस है कॉन्सेप्ट का, और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड फेजर। फेजर तो हो सकता है आज नहीं, आपको अगले दिन से मिलना स्टार्ट करे, लेकिन फेजर वर्ड बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। देखो हमारे पास एक रफ आइडिया आपके सामने रखा गया इस एनिमेशन के थ्रू, जिसमें आपके पास डीसी और एसी का एक सिस्टम समझाया गया। देखिए कोई भी चैप्टर को अगर बहुत बेसिक समझना है तो ये सब एनिमेशन काम आता है, लेकिन जब आप इसको कंपटीशन लेवल में ले जाते हैं तो वही थ्योरी काम आता है जो आप है ना बोर्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, वहां एनिमेशन काम नहीं आता। तो कंसेप्ट में एकदम बच्चा वाला जो स्टार्ट होता है वो इसके थ्रू चलते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है? देखो ये बैटरी देखना, ये बैटरी देखना, समझ जाना डायरेक्ट करंट का बात है। जस्ट अ मिनट। देखो कभी भी आप है ना अगर इस तरह का बैटरी देखते हैं, बैटरी पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी सर्किट में इस तरह का बैटरी बना दिए हैं तो दैट विल सप्लाई अ कांस्टेंट करंट, दैट विल सप्लाई अ कांस्टेंट करंट व्हिच इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाला करंट। एक ही डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कर रहा है, समझे? ये करंट यहाँ पे जो है आपके पास वो क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे घूम रहा है, वो अपना डायरेक्शन नहीं बदलता। डीसी इज सेड टू बी यूनिडायरेक्शनल करंट, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने वाले करंट को आप डीसी के नाम से जानते हैं। और कहीं भी अगर इस तरह का बैटरी लगा रहे तो समझ जाइए कि वो सर्किट डीसी सर्किट है, डायरेक्ट करंट वाला सर्किट है, जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन जब आप इस तरह का कहीं भी सिंबल देखें तो तैयार हो जाए कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट का ये एक सोर्स है, और इसमें पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, दो तरह का साइकिल होता है। ये साइन या कोसाइन का समय के साथ फंक्शन होता है। साइन या कोसाइन का समय के साथ फंक्शन होता है। तो चाहे आप साइन बनाओ या कोसाइन, एक बार में करंट घूमेगा मान लो क्लॉकवाइज, तो अगले हाफ में करंट घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और उस चीज को आप यहां इन डॉट्स के मूवमेंट से पहचान सकते हैं। देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से यहां पे करंट घूमता है। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। क्या आप में से किसी को कोई डाउट है यहां समझने में क्या हो रहा है एसी में, क्या हो रहा है डीसी में? आवाज नहीं आ रहा है आप लोग को? आवाज आ रहा है? ठीक, थोड़ा बोलते चलो, रिस्पांस करते चलो, फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। तो डायरेक्ट करंट में हमेशा एक यूनिडायरेक्शन में करंट घूमता रहेगा। यहाँ यूनिडायरेक्शनल करंट है, लगातार घूम रहा है। लेकिन एसी में एक हाफ में अगर क्लॉकवाइज घुमा तो दूसरे हाफ में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन।
कैसे पहचानेंगे सर्किट में कि एसी है कि डीसी? अगर बैटरी बना रहा, इस तरह का सेल बना रहा, तो वो एक डायरेक्ट करंट वाला सर्किट है, एक डायरेक्शन में करंट घूमेगा। लेकिन अगर इस तरह का सिंबल रहा तो वो एक एसी सर्किट है जिसमें करंट अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्टली में मूव करते रहेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक है सर्किट को पहचानने का तरीका है। अब यहां पे आइए, करंट को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप चलिए थोड़ा डिस्कशन डीप कर लेते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट करंट, और एक होता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। कांस्टेंट करंट एंड सेकंड इज कॉल्ड वेरिएबल करंट। देखिए एक मिसकॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट करंट को ही आप डीसी कह देते हैं। देखिए कांस्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्ट करंट का एक चीज ध्यान रखना कि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड वैरी कर सकता है। ठीक है, जब हमारे पास कांस्टेंट करंट का बात करते हैं तो इसमें बेसिकली आपको बैटरी मिलेगा, रेजिस्टर्स मिलेगा, और आप इसमें एक यूनिडायरेक्शनल करंट या कांस्टेंट करंट को आप सेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन वेरिएबल करंट में करंट अपना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। एक भी कर सकता है, दूसरा डायरेक्शन भी बदल सकता है। वेरिएबल करंट का दो काम, एक एडी करंट which is function of time। जैसे एक एग्जांपल ले लो, हम तुमसे बोलते हैं कि देखो भाई करंट है 2t स्क्वायर, तो ये करंट हमारा वेरिएबल करंट है जिसका मैग्नीट्यूड समय के साथ वैरी कर रहा है। और इसी वेरिएबल करंट का एक दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप शॉर्ट में एसी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट भी एक वेरिएबल करंट ही है, अल्टरनेटिंग करंट भी एक वेरिएबल करंट ही है, लेकिन उस केस में जो करंट का वैल्यू चलता है वो साइन या कोसाइन का फंक्शन होता है समय के साथ। यहां कोई भी फंक्शन होगा टाइम के साथ, टी स्क्वायर, 1/t², कुछ भी होगा टाइम के साथ, लेकिन यहां पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है एसी में कि करंट जो समय का फंक्शन शो करेगा वो या तो साइन के टर्म में रहेगा, नहीं तो कोसाइन के टर्म में रहेगा। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या तो बोलोगे आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर बोलोगे आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ऐसे सिचुएशन में जो तुम्हारा करंट है वो साइन की तरह कभी पॉजिटिव साइकिल, कभी नेगेटिव साइकिल, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर कॉस की तरह, वही बात है, ये फंक्शन शो करता है समय के साथ। ऐसा वेरिएबल करंट जिसमें करंट टाइम के साथ साइन का या कोसाइन का फंक्शन हो, वैसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और इसी तरह का अगर आपके पास ईएमएफ आ जाए तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, ऐसा स्टार्टिंग है। आप करंट को दो भाग में डिवाइड किए, एक कहलाया कांस्टेंट करंट जिसका सिंबल ये बैटरी रहेगा, दूसरा है वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट में आपका करंट कोई भी टाइम का फंक्शन हो सकता है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि स्पेशल केस क्या है कि करंट या तो साइन का फंक्शन हो, साइन ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी का फंक्शन हो। अगर करंट साइन या कॉस का फंक्शन है तो ऐसे ही वेरिएबल करंट को आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और ईएमएफ को अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है सबको?
बोलो जी। किसी को आवाज नहीं आ रही है? सर तो देखिए ये था आपके पास करंट, कांस्टेंट करंट, वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट में कोई भी फंक्शन समय के साथ या फिर अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो यहाँ पे जो भी आप करंट देख रहे हैं ना, उस करंट का हम लोगों को दो स्पेशल कैलकुलेशन करना पड़ता है। सबसे पहला है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, सीख लेंगे। उसके बाद आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल करंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए डायरेक्ट करंट का मतलब, जिसको आप कांस्टेंट करंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट करंट का एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, आरएमएस का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू वो सेम ही होता है। जो कांस्टेंट करंट होता है वही उसका एवरेज, वही उसका आरएमएस। लेकिन वेरिएबल करंट में जो वेरिएबल करंट आपके सामने होगा उसका एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ये सब अलग होता है। देखो फॉर एनी वेरिएबल करंट, कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल करंट है तो याद रखना, अगर हम उस करंट का एवरेज निकालना चाहते हैं तो चार्ज निकाल लो और जितने समय के लिए बात कर रहे हो उस टाइम से डिवाइड करो। कोई भी अगर आपके पास वेरिएबल करंट है, आपको बोला गया देखिए जी मेरे पास एक करंट है, उसका एक इक्वेशन है कुछ भी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। एक सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड के बीच का एवरेज वैल्यू निकालो। तो तुम्हारा काम ये होगा 0 से 1 सेकेंड के बीच का चार्ज निकाल लेना और फिर टाइम से डिवाइड करना। करंट के केस में जब वेरिएबल करंट होता है तो चार्ज निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, और टाइम के लिए इंटीग्रेशन डी टी। चार्ज निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी, और नीचे टाइम के लिए इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। ये तरीका है चार्ज को फाइंड करने का इन केस ऑफ वेरिएबल करंट। कोई भी वेरिएबल करंट अगर आपसे बोला गया कि फाइंड इट्स एवरेज वैल्यू, यू हैव टू यूज दिस लाइन। अब इसी में दूसरा देखो, ये पहला, अगर हम तुमसे बोले फॉर मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब मीन का मतलब हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो अगर आपको करंट के स्क्वायर का एवरेज या मीन निकालना है तो जहां आपको करंट दिख रहा वहां पे करंट का स्क्वायर पुट कर दीजिए। कोई भी वेरिएबल करंट, मान लो जैसे कोई एक वेरिएबल करंट है, सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं कि भाई देखिए मेरे पास करंट है अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। एक करंट का इक्वेशन दिया हुआ अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। चलो इस करंट का एवरेज निकालो पहले 2 सेकंड के लिए। तो आई डॉट डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, 0 से 2 इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे, इस करंट का एवरेज या मीन वैल्यू आ जाएगा। अब हम बोलेंगे कि देखो जी करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालो, करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालो या करंट के स्क्वायर का मीन निकालो। तो आप करंट का स्क्वायर मतलब यहां पे आप लिख देंगे अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डॉट डी टी, 0 से 2 इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको करंट के स्क्वायर का मीन या करंट के स्क्वायर का एवरेज मिल जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो थर्ड, अगर हम तुमसे बोले फॉर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, इसी को आप आरएमएस कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो करना क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट ये है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट ये है, उसका रूट निकालना है। जो आप सेकेंड केस में करंट के स्क्वायर का मीन निकाल चुके हैं, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, उसका रूट निकालिए, उसको आरएमएस कहते हैं। मतलब जब कभी भी आपको करंट का आरएमएस चाहिए, आप करंट के स्क्वायर का एवरेज निकाल के उसका रूट कर लीजिए।
करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालने का ये मेथड है। कहने का मतलब फिर से आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डॉट डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, ये सॉल्व करके उसका रूट निकाल दो। इसको कहते हैं आर एम एस, रूट ऑफ, देखो तोड़ तोड़ के बोलोगे तब याद हो जाएगा, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ऑलरेडी यहां मीन निकला हुआ है स्क्वायर का, उसका रूट निकाल देना, उसको कहते हैं आरएमएस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक, पहला लाइन है करंट का एवरेज, दूसरा लाइन है करंट के स्क्वायर का एवरेज, और तीसरा लाइन है करंट के स्क्वायर के एवरेज का रूट, करंट के स्क्वायर के एवरेज का रूट, उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। फिर से दिमाग शांत करो, कहीं डाउट है बोल दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे एक एग्जांपल के साथ। कहीं कोई डाउट? नो सर। ठीक, चलिए एक एग्जांपल रखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक करंट है, दैट करंट इज इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तुमसे बोला गया फाइंड आई एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज एंड थर्ड आई आरएमएस बिटवीन 0 to 2 seconds। मान लो तुम्हारे पास एक वेरिएबल करंट का वैल्यू दे दी अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तुमसे बोला गया कि चलो जी इस केस में इस करंट का एवरेज वैल्यू निकालो, करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालो, फिर करंट के स्क्वायर के एवरेज का रूट निकालो। तो कर लो जो सीखा। जब हम लोग फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, करंट का एवरेज निकाल रहे हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक कर लोगे सॉल्व? यस सर। सेकेंड, अगर हम करंट के स्क्वायर का एवरेज निकालना चाहते हैं तो आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, पहले हम यहाँ पे आई का इक्वेशन पुट करेंगे, अल्फा टी बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, अब इसमें क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दे, तो चलो हम तोड़ भी देते हैं आपके लिए, आप बस फाइनल काम कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन एक एक करके हम लिख देते dt के साथ, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर dt प्लस बीटा स्क्वायर टी पे पावर 4 dt प्लस 2 अल्फा बीटा टी क्यूब dt और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। बोलो सही है? 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड, आराम से इंटीग्रेट करके वैल्यू लिख दीजिएगा। ये तुम्हारे करंट के स्क्वायर का एवरेज आएगा। अब एक बार अगर करंट के स्क्वायर का एवरेज आ गया तो तीसरा तो काम बस खाली वर्ड्स का है, तीसरा काम केवल वर्ड्स का है। अगर करंट के स्क्वायर का एवरेज आ गया, जब आप आरएमएस निकाल रहे हैं तो जो भी आपके करंट के स्क्वायर का एवरेज आया है उसका रूट कर दीजिए, यहां जो आंसर आएगा उसका रूट कर दीजिए। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ये तुम्हारा आरएमएस का कॉन्सेप्ट है, देख लो भली भांति, कहीं किसी को डाउट हो प्लीज आस्क। कोई भी एक लाइन पढ़ने में समझने में कहीं दिक्कत हुआ प्लीज आस्क। नहीं सर, समझ गया सर। चलो ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो वेरिएबल करंट के लिए था, कोई भी वेरिएबल करंट के लिए, लेकिन एसी में इसी का कुछ स्पेशल केस आपको पढ़ना पड़ता है। एसी इज आल्सो वेरिएबल करंट, लेकिन वहां मैथमेटिकली आपको पहले से, यहां पता नहीं है कि कौन सा इक्वेशन देगा,
अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, कल हो सकता है अल्फा टी स्क्वायर मिल जाए, परसों हो सकता है अल्फा बाई टी स्क्वायर, परसों हो सकता है अल्फा टी, ऐसे करके कुछ भी इक्वेशन हो सकता है। लेकिन एसी में आपको पता है इक्वेशन एक ही रहेगा, या तो वो साइन का फंक्शन होगा टाइम के साथ या कोसाइन का। बोलो सही है? हाँ सर। तो आइए अब हम लोग एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिस्कस करते हैं। एसी के बारे में एवरेज और आरएमएस निकालेंगे। हम आपको कुछ समझा रहे हैं, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। जब हम लोग एसी में एवरेज का बात करते हैं फॉर एसी, अगर आपको एवरेज चाहिए तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि चार्ज बाय टाइम करो, और चार्ज के लिए इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी करो। जरा सोचना, चलो पहले फिगर पे ले चलते हैं, एकदम पहला फिगर। जरा सोचना, किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाले चार्ज का वैल्यू यहां कितना है एक साइकिल में, मतलब पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल मिला के बताओ तो कोई क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? सर जीरो। जीरो, वेरी गुड। जितना चार्ज इस डायरेक्शन में क्रॉस करता है उतना ही चार्ज इधर भी क्रॉस कर जाता है। इसलिए किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाले नेट चार्ज का वैल्यू ड्यूरिंग वन साइकिल और टू साइकिल और n साइकिल्स और लॉन्ग टाइम पीरियड, एक साइकिल बोलो, दो साइकिल बोलो, 5 साइकिल बोलो, 10 साइकिल बोलो, नेट चार्ज का फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या वो जीरो होगा? हाँ सर। इस कारण से एसी के लिए इन वन साइकिल और number of cycles, net flow of charge is zero, so I average of AC is equals to 0 for number of cycles n into t। अगर आप एक साइकिल पे बात करेंगे या दो साइकिल पे बात करेंगे या कोई भी साइकिल का इंटीग्रल मल्टीपल पे बात करेंगे, इंटीग्रल 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, तो याद रखना कि एवरेज चार्ज का जो फ्लो होगा क्रॉस सेक्शन से, जितना इधर होगा उतना ऊपर हो जाएगा, जितना इधर होगा उतना ऊपर हो जाएगा। तो हमेशा एसी का एवरेज वैल्यू एक साइकिल पे या नंबर ऑफ साइकिल्स पे या लॉन्ग टाइम पीरियड पे हमेशा जीरो होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो फिर हम लोग एसी का एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो, इसीलिए फॉर दिस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी will be calculated for t by 2। हाफ साइकिल के लिए आप कैलकुलेट करते हैं। हाफ साइकिल में तो क्रॉस करेगा ना चार्ज। हाँ सर। तो हाफ साइकिल के लिए आप एसी का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। सीधे आई एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी 0 से t बाई 2 तक, 0 से t बाई 2 तक। यहां पे i का कोई इक्वेशन पकड़ लो, चलो i नॉट साइन ओमेगा टी, या तो साइन लोगे या कोसाइन लोगे, दोनों में से एक ही लेना। इंटीग्रेशन dt 0 से t बाई 2, 0 से t बाई 2। लाइन पे रहना एक मिनट। तो देखो यहां पे हम लोगों के पास आई नॉट बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डॉट डी टी 0 से लेके t बाई 2 तक,
और फिर यहाँ भी नीचे t/2 आएगा। ठीक है, अब देखो हम आपसे कुछ पूछते हैं, थोड़ा सोच सोच के बोलिएगा। यहाँ पे ये 2i0 ऊपर आ गया, नीचे t हो गया, साइन का बोलो इंटीग्रेशन। सर माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से लेके t/2 तक, करेक्ट ना? यस सर। ठीक, अभी हम लोग अगले पेज, अगले स्लाइड में जा रहे हैं। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज समझने में? नो सर। नो सर। ठीक, ये नीचे देख लो, 2i0 बाई टी ओमेगा बाहर निकाल देंगे, 2i0 बाई टी ओमेगा, और ये माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से t/2 है। 2i0 बाई टी ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t/2 तक, ये हमारा वैल्यू है। चलो थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। 2i0 टी है, ओमेगा के लिए यहाँ 2π/t पुट कर दो, माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह पे t/2, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री, करेक्ट ना? ये t कटा, 2 कट गया, ये i0 बाई पाई है, यहाँ माइनस कॉस ओमेगा के लिए 2π/t, फिर t/2 और प्लस 1, ये t कटा, 2 कट गया, i0 बाई पाई माइनस, अच्छा कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, पहले से यहाँ -1 है, +1 और +1, क्या यहाँ पे हम आई एवरेज का वैल्यू लिख सकते हैं 2i0 बाई पाई? हाँ सर। तो हमारे पास जब हम लोग एसी में खास तौर पे बात करेंगे तो करंट का एवरेज होता है 2i0 बाई पाई। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा देन इट इज 0.63 i0 होता है। जब कभी भी आप एसी का बात करेंगे, जब कभी भी आप एसी का बात करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर कि एसी का एक साइकिल पे एवरेज वैल्यू 0 होता है। साइकिल का अगर इंटीग्रल मल्टीपल में नाम दिया जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में तो एवरेज 0 ही होगा। 2 साइकिल, 5 साइकिल, 10 साइकिल, 7 साइकिल, जो भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल तो 0 ही होगा। इसलिए एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा हम लोग हाफ साइकिल पे निकालते हैं। हाफ साइकिल 0 से t/2, एसी का एवरेज वैल्यू होता है 2i0 बाई पाई, 0.63 टाइम्स ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, 0.63 टाइम्स ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड i0। अगर आप इसी तरह से ईएमएफ का एवरेज निकालें, अगर आप ईएमएफ का एवरेज निकालेंगे तो वो 2 बाई पाई E0 या फिर 0.63 E0 के बराबर आएगा। 2 बाई पाई E0 या 0.63 E0 के बराबर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलो, यस सर। तो हमारे पास एसी का एवरेज वैल्यू आया। बहुत सारी चीजें आप इसमें सीखे कि देखिए हम लोग क्यों नहीं, हम लोग एक साइकिल पे बात करते हैं तो उसका 0 आ जाता है, अगर हम लोग है ना उसका हाफ साइकिल पे बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, एवरेज वैल्यू। अब आता है इसका आरएमएस वैल्यू कि आखिर हम एसी का आरएमएस कैसे निकाल पाए। देखिए समझिएगा थोड़ा लॉजिकली। देखिए एसी का एवरेज वैल्यू चार्ज के ऊपर बेस्ट है, चार्ज के ऊपर बेस्ट है। हम आपको फर्स्ट फिगर में लिए चलते हैं। किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाले नेट चार्ज का वैल्यू एक साइकिल में 0 था, लेकिन हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि ये रजिस्टर से जब एसी पार होगा हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में, तो क्या रजिस्टर गर्म होगा? बोलो, रजिस्टर गर्म होगा या नहीं? नहीं होगा सर। अच्छा शुभजीत, क्यों नहीं होना चाहिए ना? हाँ शुभजीत, क्यों नहीं होगा? सर जितना चार्ज वो एक साइकिल में पास करेगा सर, एक मतलब एक डायरेक्शन से सर, उसको अपोजिट डायरेक्शन को उतना ही चार्ज वहां से डायरेक्ट पास कर जाएगा सर।
अच्छा, चार्ज के पास करने से हीट को क्या मतलब? हीट को तो करंट से मतलब है। चाहे चार्ज उधर पास करा तो भी हीट लॉस, चाहे चार्ज इधर पास किया तो भी हीट लॉस। ऐसा तो होगा नहीं कि पॉजिटिव साइकिल में हीट का लॉस हुआ तो नेगेटिव साइकिल में हीट का गेन हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नो सर। तो चाहे हम लोग पॉजिटिव साइकिल लें तो भी हीट का लॉस, नेगेटिव साइकिल ले तो भी हीट का लॉस। अब सुनिएगा ध्यान से, आरएमएस का जो कैलकुलेशन होता है वो हीट पे बेस्ड होता है। एवरेज का जो कैलकुलेशन होता है वो एक्चुअली चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है। किसी भी वेरिएबल करंट में तुम बात कर लो, एवरेज जब तुम निकालते हो वो हमेशा चार्ज पे बेस्ड होता है, लेकिन आरएमएस का जो कैलकुलेशन आप करते हो वो हमेशा हीट पे बेस्ड होता है। आरएमएस का एक बहुत सुंदर डिफिनेशन है, RMS value of any current is that constant current which produce same amount of heat through same resistor in same time as the actual variable current does। सर इसका मतलब एक रजिस्टर पकड़ दो, मान लो ये रजिस्टर, इससे 5 मिनट के लिए एसी को पास करो तो पता चला जब एसी से जोड़ दिए हैं 5 मिनट में है ना, ये 10 जूल हीट रेडिएट करता है, ऐसा हुआ। अब एसी को हटा दो, एक कांस्टेंट करंट को उसी रजिस्टर से भेजो फिर 5 मिनट के लिए, अगर उसी टाइम 5 मिनट में उसी रजिस्टर से उतना ही हीट जनरेट कर दे जितना कि एसी किया था, तो जो कांस्टेंट करंट आप लिए थे ना वो हमारे एसी का आरएमएस है। क्या तुमको लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। डेफिनेशन सुनिए, ये आपको यहां लिखना होगा क्योंकि उतना तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आप डेफिनेशन लिख लीजिए क्योंकि उसी पे हम अभी कैलकुलेशन आपको दिखाने वाले हैं या कैलकुलेशन करने वाले हैं। लिखो नीचे इसका डेफिनेशन, दैट कांस्टेंट करंट, that constant current which produce same amount of heat, that constant current which produce same amount of heat through same resistor in same time, through same resistor in same time as the actual AC does, as the actual AC does, comma is known as, comma is known as RMS value of AC, comma is known as RMS value of AC। यस सर, हो गया। आप लोग सभी का हो गया? हाँ सर। अब जो आप सीखे थे बस उसको यूज कर लीजिए। हाँ बोलो, कुछ बोलना है? नो सर। IRMS हम लोग सीखे थे, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt बाय इंटीग्रेशन dt का रूट। हाँ सर। मान लो तुम्हारे पास AC का इक्वेशन है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप जब इसका RMS लिखोगे, इसका स्क्वायर करो, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt बाय इंटीग्रेशन dt 1/2। हाँ, क्या हम लोग इसको इस बार पूरे साइकिल के लिए कैलकुलेट करें? क्या इसका भी 1 साइकिल पे एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगा, सॉरी आरएमएस वैल्यू 0 आ जाएगा? नहीं आएगा।
क्योंकि हाफ साइकिल में भी हीट लॉस हुआ था, फुल साइकिल में भी हीट लॉस हुआ था, करेक्ट ना? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे एक साइकिल पे बात कर सकते हैं। हम लोग इसको इसके बारे में लिखना होगा, हमको लिखाना चाहिए। आप लोग जहां तक डिफिनेशन लिखे है ना, उसके नीचे उसके नीचे एक लाइन लिख लो, उसके नीचे एक लाइन लिख लो, सिंस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट is actually based on calculation of heat, is actually based on calculation of heat. So for one cycle or number of cycles, RMS value is non-zero. RMS value is non-zero. Okay. RMS value is non-zero. चलो अब यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आई नॉट का स्क्वायर और नीचे टी, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी, और फिर उसका रूट निकालना है 0 से लेकर टी तक। कोई हमको बताएगा साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का 0 से टी तक का इंटीग्रेशन क्या होता है? अलग से लिख दे हम कहीं, आपको इस एसी में इन चार साइन थीटा का बहुत काम आएगा। देखो जरा ये चार कौन कौन है, जरा गौर करो। सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अगर रहा एक साइकिल के लिए तो ये 0 होगा। अगर कॉस थीटा डी थीटा रहा फिर से एक साइकिल के लिए रहा तो याद रखना ये 0 होगा। अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा रहा एक साइकिल के लिए तो याद रखना ये 1/2 आएगा। इसी तरह अगर तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर थीटा रहा एक साइकिल के लिए तो याद रखना ये भी 1/2 आएगा। इस चैप्टर में इसका बहुत यूज है, तो सबको अपने दिमाग में बैठा लो। साइन थीटा या कॉस थीटा का एक साइकिल पे इंटीग्रेशन 0 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का एक साइकिल पे इंटीग्रेशन 1/2 होता है। आप अगर इंटीग्रेशन वाले बंदे हैं, मतलब मैथमेटिक्स वाले बंदे हैं, तो आप इसको है ना साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। आप वहां से इसको सॉल्व करके देखिएगा, वैल्यू आ जाएगा, वही आएगा। लेकिन आप लोग फिजिक्स में उतना लंबा डेरिवेशन में मत जाइए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी लिखना है तो ये होता तो 1/2 है, लेकिन टी है तो t/2 होगा। तो देखो मेरे आई आरएमएस का वैल्यू देखो, आई नॉट स्क्वायर बाई टी और यहां आ गया t/2 और पावर है 1/2। देख लो अच्छे से सबको, ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t/2, ये टर्म होता है t/2। अब देखो ये टी कट गया, यहां से स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या मेरे आई आरएमएस का वैल्यू आई नॉट बाई √2 आया? देखो अच्छे से, आई नॉट बाई √2 आया। आवाज नहीं आई सर, क्या बोले सर? हम बोल रहे हैं यहाँ आई नॉट बाई √2 समझ में आया? हाँ सर। ठीक, ये आई आरएमएस था, आई नॉट बाई √2 0.707 आई नॉट। अगर ई आरएमएस आप निकालेंगे तो ई नॉट बाई √2 आएगा 0.707 ई नॉट आरएमएस वैल्यू। कोई भी एसी का अगर तुम्हारे सामने कुछ इस तरह से रीडिंग दिया हुआ है 5 एम्पियर 220 वोल्ट, आपको कोई एसी का रीडिंग ऐसे दिया हुआ है, एसी रीडिंग
क्या तुम समझ पा रहा है कि एसी का तो करंट कांस्टेंट नहीं रहता है, फिर ये 5 एम्पियर क्यों दिया? वोल्टेज भी तो कांस्टेंट नहीं रहता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, फिर ये 220 वोल्ट क्यों दिया? जब भी इस तरह का रीडिंग दिया रहे ना एसी में, तो मेंटली तैयार रहना कि ये करंट का आरएमएस वैल्यू दिया है। हाँ सर। और ये वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू दिया है। यस सर। एसी में आरएमएस वैल्यू ही उसका इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू माना जाता है। हम बोलेंगे डीसी का 200 वोल्ट, तो वो जिंदगी भर 200 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन हम बोलेंगे एसी का 200 वोल्ट, तो एसी का 200 वोल्ट कहने का मतलब उसका आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट बोल रहे हैं हम आपको। हम बोलेंगे एसी का 200 वोल्ट, जैसे घर में आता है ना 220 वोल्ट। अब घर में कौन आता है, डीसी आता है कि एसी आता है? बोलो। अरे यार, घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो अल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी है ना। यस सर। यस सर। तो जो 220 वोल्ट बोला जा रहा है वो 220 हमेशा नहीं रहता है, 220 से ऊपर जाता है, नीचे आता है। 220 तो उसका आरएमएस वैल्यू है, 220 तो उसका आरएमएस वैल्यू है। देखिए हम आपको कुछ समझा रहे, समझिए। आपके पास कोई एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसका ये एक फॉर्मूला है। अब मीनिंग समझो, हर टर्म का मीनिंग समझो। ये है करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये करंट का। ये करंट का एम्पलीट्यूड है, ये ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला आप जानते हो, 2 पाई बाई टी, टी टाइम पीरियड है, 2 पाई एफ, एफ जनरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी कभी इसमें फाई भी लिखा रहता है। अगर फाई लिखा है तो फाई का मतलब होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, या बोलो तो फेज कांस्टेंट। चलिए बढ़िया। I is equals to I naught sin omega t plus phi। हर टर्म का मीनिंग आपके पास है। करंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो I नॉट, करंट बोलेंगे तो I, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी f, टाइम पीरियड t, फेज डिफरेंस पाई, फेज कांस्टेंट फाई। अब यहां पे देखो, अगर हम इस AC का एवरेज वैल्यू बोले तो जो भी करंट का एम्पलीट्यूड होगा उसका 2 बाई पाई टाइम्स, और अगर हम इसी AC का आरएमएस वैल्यू बोले तो जो भी करंट एम्पलीट्यूड है यहां पर उतना बाई √2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। आगे सुनो। यस सर। आगे सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर हम तुमसे बोले 200 वोल्ट डीसी, तो ऑलवेज 200 वोल्ट होगा। लेकिन अगर हम बोले 200 वोल्ट एसी, तो समझ जाना कि ये 200 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू है। अच्छा, अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो क्या ये पीक बाय √2 होगा? मतलब अगर हमको एम्पलीट्यूड निकालना है तो √2 से भी आरएमएस को मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू 200 वोल्ट मल्टीप्लाई करो, √2 का मतलब 1.414, 1.414, 8282, 2828। व्हाट इज मीनिंग बिहाइंड दिस? एक्चुअली जो हम बोर्ड पे अभी लिखे हैं उसका एक सेंस निकलता है। आपसे है ना स्कूल सब क्वेश्चन में या फिर थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि 200 वोल्ट का डीसी है, 200 वोल्ट का एसी है, कौन ज्यादा डेंजरस है, कौन ज्यादा खतरनाक है? याद रखना 200 वोल्ट का डीसी 200 वोल्ट ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन 200 वोल्ट का अगर आप एसी का बात करते हैं, यहाँ एसी लिखना था हमको, 200 वोल्ट का अगर हमको एसी का बात करना है तो वो 282 वोल्ट तक जा सकता है। इज दिस क्लियर? हाँ सर। तो वो आपको जो झटका लगाएगा ना वो 282 वोल्ट तक का लगा देगा।
इसलिए डीसी से एसी हमेशा डेंजरस होता है। 200 वोल्ट का डीसी, 200 वोल्ट का एसी, 200 वोल्ट का एसी इज मोर डेंजरस कंपैरिजन टू डीसी। बी केयरफुल, ध्यान रखना इन सब चीजों को। कहीं कोई डाउट समझने में? नो सर। ठीक। अब एक चीज और सोचिए, एसी को जब आप रीड करना चाहते हैं ना, मान लीजिए कोई एक इक्विपमेंट लगा के आप एसी को रीड करना चाहते हैं, 5 एम्पियर का एसी आप रीड करना चाहते हैं, तो जनरल गैल्वेनोमीटर वहां यूज कर लीजिएगा तो रीडिंग नहीं आएगा। जनरल जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर था उसमें क्या था, करंट इधर घूमता था तो वहां पे टॉर्क होता था, टॉर्क से वो कॉइल घूमता था और उसके डिफ्लेक्शन को हम लोग मेजर करके करंट मेजर करते थे। बोलो सही है? हाँ सर। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऐसे घूमेगा करंट, फिर ऐसे घूम जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे, तो कॉइल ना उधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, ना उधर घूमेगा ना इधर घूमेगा, जहां वही रहेगा। अरे टॉर्क अपना डायरेक्शन बदलेगा ना तुरंत तुरंत। हाँ सर, हाँ सर। तो जनरल गैल्वेनोमीटर या जनरल एमीटर से आप एसी को नहीं रीड कर सकते, आप एसी को रीड नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? यस सर। तो सर रीड कैसे करेंगे? एसी को रीड करने के लिए आपको हमेशा हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ट गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ता है। अगर आप जनरल गैल्वेनोमीटर से या एमीटर से एसी को रीड करते हैं, रीडिंग इज ऑलवेज जीरो, तो हमेशा जीरो दिखाते रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जहां आपको ध्यान रखना पड़ता है। फॉर रीडिंग ऑफ एसी, we have to use heating effect best एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। जनरल गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर सोज जीरो, वो हमेशा जीरो शो करता है एसी के केस में। चलिए देखिए यहां पे कहीं किसी को कहीं कोई डाउट, किसी के दिमाग में कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। नो सर। ठीक है, चलो अब ये एक नया सेक्शन स्टार्ट होगा, उसको अगले दिन से हम लोग बढ़ेंगे। यहां तक आपके पास इंट्रोडक्शन, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मैथमेटिकल एनालिसिस, कब हम लोग जीरो लेंगे, कब हम लोग हीट लेंगे, कब हम लोग चार्ज लेंगे, ये सब आपके सामने चला। क्या किसी को कोई डाउट कहीं भी? नो सर। ठीक है, तो इतना है ना, अगले दिन देख के बैठना। इसके बाद हम लोग एसी को अलग अलग सर्किट एलिमेंट से लेंगे। जैसे आप देखें ना, जहां पे हम लोग अभी तक पहुंच गए थे, वहां के बाद का सेक्शन ये था कि हमको एसी थ्रू इंडक्टर लेना है पहले, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एसी थ्रू कैपेसिटर लेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एसी थ्रू रजिस्टर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे तो एसी थ्रू एलसीआर सर्किट लेंगे। तो ये सब अगले दिन का पोर्शन रहेगा, यहां तक आप देख के बैठेंगे। सही है सर अभी क्वेश्चन इससे बनाना है क्या? नहीं, अभी इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं हुआ है, कुछ हुआ नहीं एक्चुअली।